नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की डूबती नैया को प्रशांत किशोर पार लगा पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर 2024 में कांग्रेस को 10 साल के बाद सत्ता में वापसी की राह दिखा पाएंगे? क्या कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढ लिया है बीजेपी का कार्ड? कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी क्या है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि एक अहम सवाल इन दिनों चर्चा का विषय है और वो सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए एक और दौर किया और खबरें हैं कि इस इंटरव्यू का रिजल्ट बहुत जल्द सबके सामने होगा। लगता है कांग्रेस को प्रशांत किशोर की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन काफी पसंद आ गई, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को कई सुझाव दिए हैं कि कैसे पार्टी को पटरी में लाया जा सकता है। तो क्या अब कांग्रेस को एकमात्र सहारा प्रशांत किशोर में ही नजर आ रहा है? आज इन्हीं अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? भाई, प्रशांत किशोर अपनी डूबती नैया को बचाएं। पहले हर जगह से उन्हें लात मार के बाहर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तक वो ममता बनर्जी को सपना दिखा रहे थे कैसे प्रधानमंत्री बनाना है। उससे पहले वो केजरीवाल को सपना दिखा रहे थे। राहुल गांधी को उससे पहले उन्होंने दिखाया। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया। कई जगहों पर उन्होंने सपना दिखाया। मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जैसे वायरस को बीजेपी ने हिंदुस्तान की राजनीति में लाकर हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक कल्चर का सर्वनाश किया है। ये व्यक्ति हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के लिए एक रोग है। ऐसा रोग जो बड़ी बड़ी पार्टियों को खत्म कर दे, कार्यकर्ताओं को तबाह बर्बाद कर दे, पार्टी स्ट्रक्चर को लील जाए, निगल जाए। ये उस तरह का वायरस है और इस वायरस को जिसने भी छुआ वो बर्बाद हो गया। चुनाव जीत हार अपनी जगह पे है। दिक्कत क्या है कि लुटियन मीडिया पैसे खाकर इसको महान बनाते रहती है, महान बनाते रहती है। मैं आऊंगा इसके बैकग्राउंड पे, कहां से क्यों इसको भगाया गया। बहुत महत्वाकांक्षी है। और अभी जो सवाल आपने किया है कि कांग्रेस पार्टी का बेड़ा ये नैया पार लगा देंगे कि 2024 में, भाई नाव है नहीं, पार क्या लगाओगे, खाक। दिक्कत क्या है कि इस तरह का प्रेजेंटेशन पहले भी प्रशांत किशोर कर चुके हैं। राहुल गांधी को पसंद नहीं आया। प्रियंका वाड्रा बड़े इंप्रेस्ड हुई थी जब यूपी का चुनाव पिछली बार, यूपी के दो लड़के, खटिया पे चर्चा, ये सारी चीजें हुई थी। राहुल गांधी को पसंद नहीं है और इसलिए जो पहली मीटिंग हुई जिसमें प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसके एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश चले गए। बोले करो जो करना है। एंड व्हाट ही इज सेइंग, क्या प्रपोजल है इसका, मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी इसके पास प्रपोजल आया था कि कांग्रेस पार्टी को वो किस तरह से रिवाइव करवाना चाहता है और क्यों राहुल गांधी को ये पसंद नहीं है। इसका साफ साफ डिमांड है कि कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करूंगा, मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दो। और ऐसा वैसा जनरल सेक्रेटरी नहीं, ऑल पावरफुल जनरल सेक्रेटरी हु विल ओनली रिपोर्ट टू राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा। बाकी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से वो कोई जवाब तलब नहीं करेगा, कोई उससे ना पूछे कि भाई क्या कर रहे हो। और ये क्या करेगा, ये सर्वे करेगा, कौन से राज्य में कौन सा मुद्दा उठाना है वो करेगा, जहां जहां चुनाव होंगे किस किस को टिकट दिया जाना है वो करेगा। राज्यसभा का मेंबर भी चाहिए और उसको
कांग्रेस हेडक्वार्टर में राहुल गांधी के बगल वाला कमरा भी चाहिए। ऐसा ही डिमांड इसने 2014 में जब ये नया नया आया था अमित शाह के पास जाके किया था कि चुनाव जीत गए, अब हमको राज्यसभा कर दीजिए, अभी क्या करोगे? तो उसने यही कहा कि हम सब कुछ कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे। तो अमित शाह बोले भाई सब कुछ तुम ही करोगे तो मैं क्या करूँगा? तो वहाँ से इनका पत्ता कट गया। तो वो बीजेपी को हराने के लिए तरह तरह के हथगंडे इधर उधर अपना करता रहा। तो ये प्रपोजल राहुल गांधी के पास भी आया। राहुल गांधी के सलाहकारों ने कहा कि बेकार आदमी है, बर्बाद कर देगा सब कुछ। अब दिक्कत यह हुआ कि जब नेता अंडर कॉन्फिडेंट हो, जब नेता जन भावना से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो, उसको समझ में नहीं आता हो कि भाई जनता क्या चाह रही है। राहुल गांधी एग्जाम्पल है। दुनिया कुछ और बात करते रहती है, ये कुछ और ट्वीट कर देता है। भाई कोई कनेक्ट ही नहीं है आपका जनता से, तो आप चुनाव, तो होता क्या है कि जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आपको लगता है कि भाई आपको चाहिए। दूसरा, जिस पार्टी के टॉप लीडर्स को अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही लीडर्स के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, उनको लगता है कि सब खाने पीने वाले सब आ गए हैं हमारे आसपास, सब मुझे लूट रहे हैं, कोई हमारी चिंता नहीं कर रहा, कोई पार्टी की चिंता नहीं कर रहा, सब लूटने खसोटने के लिए आए हुए हैं। तो आपको जरूरत पड़ती है ऐसे मार्केटिंग करने वाले चालबाजों की, और मीडिया इसके लिए प्रचार प्रसार करती है। बड़े बड़े एडिटर्स जो है उनको वो इंटरव्यू लेते हैं, बताते कि भाई मोदी तो अपनी वजह से नहीं जीते। खेल यहीं से शुरू हुआ कि मोदी अपनी वजह से नहीं जीते, वो तो प्रशांत किशोर ने जिता दिया, वरना बीजेपी, भाई 2019 में तो ज़्यादा सीटें आ गई, प्रशांत किशोर तो नहीं था। फिर दूसरा, बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन हुआ और बीजेपी उसमें हार गई, तो सारे लोगों ने उसको कंफर्म कर दिया कि बहुत बड़ा स्ट्रेटजीशियन है। लेकिन राजनीति के जो नुएंसेस हैं उसको समझना जरूरी है। पोस्टर से कोई जीतता नहीं, कोई प्रचार से जीतता नहीं, कोई नारे से जीतता नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति में किस तरह का सोशल अलायंस बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बीजेपी की हार और महागठबंधन की जीत का सेहरा लोग प्रशांत किशोर को दे रहे थे, उसका सेहरा जाता है लालू प्रसाद यादव को, कि जिन्होंने अपने सारे ईगो को मार के अपनी सी छोटी पार्टी, अपने से जूनियर नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया और साथ में गठबंधन करने को वो एग्री कर गए। दैट वाज द क्लिंचर। और इसमें प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं था, लेकिन आपने बढ़ा चढ़ा दिया। तो अब क्या किया जाए? कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से दुविधा में है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो पहले वाले से और भी खराब आ रहे हैं, कोई नया लीडरशिप उपज नहीं रहा। तो प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसने एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रशांत किशोर के पास बीजेपी को हराने का एक फार्मूला है, प्रेजेंटेशन है, पीपीटी, उसे वो हर जगह दिखाता रहता है। क्या है वो, उसको समझ लीजिए। वो ये कहता है कि देखिए, इस देश में अगर आप 4-5 स्टेट्स, 6 स्टेट जो आप शुरू करें ईस्ट से, तो 200-250 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी है ही नहीं। यही वो बेचता है। कहां कहां? तो वो शुरू करता है झारखंड, अब तो बिहार को भी उसने जोड़ लिया है कि वहाँ तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया कर रहा है, नीतीश कुमार हट जाएंगे, बीजेपी को कुछ नहीं होगा, बीजेपी और आरजेडी की सीधी सीधी लड़ाई होगी तो बीजेपी बुरी तरीके से हार जाएगी। क्योंकि पिछले चुनाव में इतना सब कुछ ताकत लगाने के बाद भी गठबंधन को जो है वो वोट नहीं मिला, ऑलमोस्ट बराबर वोट जो है तेजस्वी यादव अकेले ले गया। तो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, ये आपने एक ड्रॉ कर दिया कि जहां बीजेपी है नहीं, ये 250 सीट है यहां पे,
तो 250 सीटों में आप बीजेपी को अगर आप परास्त कर दें, वहां से पूरी तरह से खत्म कर दें, बीजेपी खत्म हो जाएगी। लेकिन टू हिज अटर, इसको कह सकते कि इग्नोरेंस, 2014 में 2 सीटें आई थी बंगाल में, 2019 में 18 सीटें आ गई। सारा कैलकुलेशन गायब हो गया इसका। प्रेजेंटेशन वही है। इसको ये लगता भाई उड़ीसा में बीजेपी है नहीं, 8 सीटें आ गई, इस बार बढ़ भी जाएगी। तेलंगाना, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, ये सब जोड़ जाड़ करके ये बताता है कि भाई ये सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी को ही समझाया गया है कि ये 200 सीटें और हम उस तरह से अलायंस कर लें तो भारतीय जनता पार्टी टोटल सीट कितनी है? 542, जिसमें चुनाव होते हैं। 250 सीट को आप हटा लें कि जहां बीजेपी नगण्य हो जाए, तो बीजेपी के पास कितनी सीटें आएंगी? बहुमत तो आएगा नहीं। और बाकी सब जगहों में जैसे चूंकि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, मध्य प्रदेश में डायरेक्टली कांग्रेस से लड़ाई है, राजस्थान में डायरेक्ट लड़ाई है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे त्रिशंकु है, वहाँ पे भी आप अलायंस कीजिए। और इसलिए उसने कहा कि ये तीनों के साथ जो अघाड़ी सरकार चल रही है उसको आप मेंटेन रखें। कांग्रेस के लोग वहाँ कह रहे हैं कि भाई हटो यहाँ से, साथ में जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही खराब चीज़ है, वो कांग्रेस पार्टी तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये चूँकि एडवाइज़र ये उद्धव ठाकरे का भी है, उद्धव ठाकरे से जो खबर जो ये है कि भाई वो आदित्य ठाकरे के इमेज को, कि उद्धव के बाद आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर, वो उसकी मार्केटिंग में ये जुटा हुआ है। तो ये इस तरह का इसने सपना दिखाया। सोनिया गांधी ने उसके बाद फीडबैक लेने के लिए इस प्रेजेंटेशन के ऊपर अलग अलग लीडर्स से लगातार वो बातचीत कर रही है। सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं है। सोनिया गांधी ऑपरेट करती हैं बिल्कुल साइलेंटली। अगर कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है, शी विल नॉट स्पीक अ वर्ड। 2 लीडर अगर चले गए कि भाई राजस्थान में ये प्रॉब्लम है, तो वो बैठ जाएंगी, वो सुनेंगी सबका, क्या आप भी सुना लो, पूरा सुन लेंगे हम करके, कुछ डिसीजन नहीं बताएंगे, बोले ठीक है मैंने सुन लिया आपकी बात, मैं ध्यान रखूंगी, और विदा। और वो अपने सलाहकारों से बातचीत करती हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है, कांग्रेस पार्टी क्यों इस हिसाब से है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी किसी भी कीमत पे राहुल गांधी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में रहें या नहीं रहें। और प्रशांत किशोर ने जाकर के कह दिया कि भाई पहले तो आप पार्टी के प्रेसिडेंट को बदलिए, आप एक नॉन गांधी को प्रेसिडेंट बनाइए। ये एक ऐसा प्रपोजल है जो अगर कांग्रेस पार्टी मान लेती है तो कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में कितने कितने भागों में टूटेगी फूटेगी, ये कांग्रेस के लोग भी काउंट नहीं कर पाएंगे। सब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक साथ है, उसकी वजह गांधी परिवार है। जहां आपने सोच लिया कि भाई केरल के किसी आदमी को आप बना देंगे, कठपुतली ही सही, कि प्रेसिडेंट बना देंगे, रिमोट कंट्रोल से उसको चलाएंगे। जब रिमोट कंट्रोल से ही चलाना है आपको, सब फैसला राहुल गांधी को ही करना है, तो फिर ऐसा ढकोसला तो करने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर तो ढकोसला करने 2 पावर सेंटर बन जाएंगे खामखा। ये बेसिक राजनीति का ये क्यों हालत हुई कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की बर्बादी की सबसे बड़ा रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री आपने ऐसा बना दिया जिसके पास कोई पावर नहीं, और एक व्यक्ति जो पूरा डिसीजन ले रहा है, पूरा पावर उसके पास है, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो ये व्यवस्था डेमोक्रेसी में इट इज, उसको कहते हैं पोटासियम साइनाइड, वो डेडली है। अब प्रशांत किशोर वहां जाकर के अपना वही पुराना फाइल पीपीटी लगा करके उन्होंने दिखा दिया है, सपना दिखा दिया कि भाई बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। द पॉइंट इज, राजनीति कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं चलता। राजनीति
की अपनी एक केमिस्ट्री है। अभी देखिए, सब कुछ धरा का धरा रह गया, एक बुलडोजर चल गया, एक बुलडोजर जो है वो पकड़ लिया, बुलडोजर ने जो है कमाल कर दिया। यूपी में यही हुआ ना, सारे वो कहाँ गंगा में लाशें बह रही थी, तो काबा, यूपी में काबा, तो रोजगार, तो महंगाई, पेट्रोल डीजल सब खत्म। जनता को जेसीबी नजर आया, बस प्रसन्न, भाई इसी को वोट देंगे, ये ठीक है, बुलडोजर तो कम से कम चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज, कांग्रेस पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने के लायक कोई लीडर नहीं है, 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी या देश की कोई भी दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, जिस तरह का उनका डायनामिक सिस्टम है, उसको चैलेंज तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास भी हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नंबर 3, जिस तरह के विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रही है, उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। अभी देखिए, बुलडोजर चल गया मुस्लिम बस्ती पे, केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है ये लोग, ये बीजेपी वालों ने बसाया है। ओवैसी परेशान घूम रहे हैं कि भाई ये केजरीवाल मुसलमान का वोट लेता है और ये कह रहा है कि भाई ये जो जहांगीरपुरी में जो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, ये आउटसाइडर्स हैं। तो वो एक ऐसा खेल में भारतीय जनता पार्टी ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फंसा दिया है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिकिंग था वो खत्म हो गया। देखिए, रमजान अब खत्म होने वाला है, ईद आने वाली है, कोई जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार करता हुआ कोई लीडर अभी तक नजर नहीं आया। याद कीजिए, वो 6 साल 7 साल पहले का जमाना, रेस था पहले किसका फ्रंट पेज में जो है वो टोपी के साथ फोटो आए, सारे सेकुलर लीडर्स के बीच में। अभी कोई जानिम से डर रहा है। तो वैचारिक दृष्टि से भी नंबर 3 इंपॉर्टेंट जो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जिस तरह का पेनिट्रेशन बीजेपी के पास है समाज के कोने कोने में जाने का, मतलब कि आप एक 24/7 इलेक्शन मशीन से लड़ने जा रहे हो। उनको कम्युनिकेट करने में टाइम नहीं लगता। व्हाट्सएप के जरिए 5 मिनट में पूरे देश में जो भी मैसेज भिजवाना चाहती है बीजेपी, वो भिजवा, सारा डिजिटलाइज्ड है। सारे कार्यकर्ता, समर्थक सब उसके ऑनलाइन है, सबका डाटाबेस है। तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उस तरीके से, जहां टेक्नोलॉजी नहीं है, फोन नहीं है, टीवी नहीं है, वहां कार्यकर्ता खड़े हैं इसके। बहुत टफ टास्क है। प्रशांत किशोर ये क्या कर सकते हैं? ये नारा दे सकते हैं, ये पोस्टर लगा सकते हैं, टेलीविज़न मैनेज कर सकते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम कर सकते हैं, बवाल मचवा सकते हैं, हवा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूपी में बड़ा अच्छा, यूपी के 2 लड़के, माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे। एक साथ चलते थे दोनों, यूपी के 2 लड़के। काउंटिंग आया, मालूम चला ये तो फिसड्डी निकल गए, फिसड्डी निकल गए। 55 सीटों में दोनों पार्टियां, जबकि सरकार थी उनकी, सिमट गए। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर अच्छा लीडर, अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एक क्या 10 प्रशांत किशोर को आप खड़ा कर दो कांग्रेस पार्टी के लिए, जब नाव है ही नहीं तो पार क्या लगाओगे? जी, तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। किस राज्य में क्या करना है, कहाँ गठबंधन करना है, कहाँ नहीं, कहाँ
कहां अकेले चुनाव लड़ना है, किस सीटों पर पार्टी को फोकस करना है, किन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेताओं को 52 स्लाइड के जरिए प्रेजेंटेशन दिया है। अब देखना होगा प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस पार्टी का फैसला क्या सामने आता है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।